ज्योमेट्री चैप्टर से ट्रायंगल एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो यहाँ ट्रायंगल तो ऐसे आप लोग बहुत तरह का पढ़े होंगे, स्केलियन ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, और ऐसे भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। लेकिन यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है ट्रायंगल में, वो है ट्रायंगल से रिलेटेड कॉन्ग्रुएंसी, तो उसको हम पढ़ाएंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी तक पहुँचने के पहले कुछ कुछ टर्म है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, तो पहले उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर ट्रायंगल टॉपिक है तो पहले ये समझे कि ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल क्या है। तो पहले देख ले ट्रायंगल क्या होता है। अ प्लेन फिगर bounded by three straight line segments is called a triangle. ओके तो यहाँ हम क्या देखें कि अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल जब भी आप बनाओगे तो थ्री स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। एक फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। तो यहाँ आप देखो ए बी एक लाइन हो गया, बी सी एक स्ट्रेट लाइन होगा और ए सी एक स्ट्रेट लाइन हो गया, और तीनों मिलकर के क्लोज फिगर बना है, बाउंडेड फिगर। तो ये हो गया ट्रायंगल। तो ये तो कल क्लियर हो गया कि ट्रायंगल क्या है। अब ट्रायंगल में जो ए बी सी है वो क्या है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं वर्टिसेस। तो यहाँ आप देखो कि वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। ओके अब यहाँ देखेंगे तो फिर ए बी बी सी ए सी को क्या बोलते हैं, ये साइड्स है। तो यहाँ लिखोगे समझने के लिए स्टूडेंट, सिर्फ साइड्स आर ए बी बी सी एंड ए सी। तो यहाँ तो हम ये देख लिए कि थ्री साइड्स है और थ्री वर्टिसेस है। लेकिन कुछ और भी टर्म है जिसको जानना जरूरी है कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने से पहले। तो यहाँ लिखते हैं कुछ टर्म्स। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। अभी टर्म्स क्या है, तो इसमें फर्स्ट टर्म आपको बताने जा रहे हैं मेडियन। ठीक है, अब मेडियन क्या है, तो ट्रायंगल जब पढ़ रहे हैं तो मेडियन जो टर्म है वो भी ट्रायंगल से ही रिलेटेड है। तो अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है तो मेडियंस किसको बोला जाएगा, तो किसी भी साइड को, ए बी बी सी ए सी कोई भी हो, किसी भी साइड के अगर मिड पॉइंट को, अगर ले लिए कि डी ये मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट से इसका अपोजिट वर्टेक्स, तो बीसी के अपोजिट वर्टेक्स कौन है, तो आप देखो सीधे बीसी के अपोजिट ए है। तो इस मिड पॉइंट को ए से हम कर दिए ज्वाइन। तो यहाँ पर एडी क्या हो गया स्टूडेंट, मीडियंस हो गया। यानी कि मीडियंस होने के लिए क्या होना चाहिए, कि मिड पॉइंट होना चाहिए। तो जब ये मिड है यानी कि बीसी का मिड पॉइंट डी है, तो यहाँ बीडी और डीसी दोनों हो जाएगा इक्वल। तो किसी क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा कि बीडी इज इक्वल टू डीसी, वो भी कंडीशन यही शो करता है कि डी इज द मिड पॉइंट। अगर 10 सेंटीमीटर का है तो अगर डी मिड है तो 5 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ मिड पॉइंट हो गया। तो जब यहाँ एक वर्टेक्स से अपोजिट बेस पे जब हम डाले साइड पे, तो बी से भी डाल सकते हैं, तो एक और मेडियंस हो जाएगा, ये हो गया। फिर सी के थ्रू से आप डालो इसको, ये डाल दिए, है ना। तो आप यहाँ देखो कि एडी एक मेडियन हुआ, फिर यहाँ पर बीई दूसरा मेडियन हो जाएगा और सीएफ तीसरा मेडियन हो गया। यानी एडी बीई एंड सीएफ आर द मेडियंस। ओके तो ये मेडियन हो गया। अब है कि आप देखो कि थ्री मेडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, जिसको मैं यहाँ पे जी से डिनोट कर रही हूँ। तो यहाँ जी हो गया, G is called centroid। ठीक है, अब यहाँ तो देख लिए कि AD, BE एंड CF मेडियंस हो गया, और तीनों जो मेडियंस है जैसे इस पॉइंट पर कट किया वो सेंट्रॉइड हो गया। अब सेंट्रॉइड का काम क्या होता है, तो सेंट्रॉइड divides each median in the ratio 2:1। ठीक है,
तो आप देखो कि ये तो हम समझ गए कि जी सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड करता क्या है कि मीडियंस, ईच मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब यहाँ स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज होते हैं, वो क्या होते हैं कि 2 को किधर है और 1 किधर है। तो आप ये ध्यान में रखो कि यहाँ जो वर्टेक्स के ऊपर वाला पार्ट है, ओके, जैसे यहाँ एजी और जीडी, तो एजी जो पार्ट है जी से ऊपर है, वर्टेक्स के तरफ है, और जी से जो वर्टिसेस, ये जीडी जो है हमारा क्या है, सेंट्रॉइड के नीचे है। यानी वर्टेक्स के तरफ वाला होता है 2 और बेस के तरफ वाला होता है 1। यानी यहाँ पर अगर आप ले लो AG:GD, तो ये हो जाएगा हमारा 2:1। सेम कंडीशन में आप ले लो BG:GD, BG:GE, BG और GE, तो ये वर्टेक्स के तरफ है, तो ये भी हो जाएगा 2:1। सेम कंडीशन में CG:GF, ये हो जाएगा 2:1। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सेंट्रॉइड क्या है, मीडियंस क्या है। अब एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट, इसके भी जान लेते हैं। तो यहाँ भी देखेंगे कि अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हम ले लिए ABC। अब ABC ट्रायंगल का एल्टीट्यूड मतलब होता है परपेंडिकुलर, ओके। तो किसी भी वर्टेक्स से अगर आप उसके अपोजिट साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो उस लाइन सेगमेंट को कहा जाता है एल्टीट्यूड। यानी कि अगर हम A वर्टेक्स है तो A वर्टेक्स से आप उसके अपोजिट साइड यानी BC पर अगर आप ड्रॉ किए परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे AD हो गया एल्टीट्यूड। सेम कंडीशन में अगर आप B से AC पे डाल दिए परपेंडिकुलर, ये हो गया B, यहाँ पर हो गया एल्टीट्यूड। सेम कंडीशन में एक और लेके जाएं, C के थ्रू गया, ये हो गया हमारा CF, ये हो गया एल्टीट्यूड। तो यहाँ हम क्या देखें कि AD हो गया, BE एंड CF आर एल्टीट्यूड, ओके। ये तो समझ गए क्या है, लेकिन जब यहाँ भी देख रहे हैं आप कि 3 जो एल्टीट्यूड है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर तो इसको हम O से डिनोट कर दिए, हियर O इज द ऑर्थो सेंटर, ओके। तो आप ये समझ में आ गया कि एल्टीट्यूड किसको कहते हैं और ऑर्थो सेंटर किसको कहते हैं। तो दोनों को मिक्सअप नहीं कीजिएगा। एल्टीट्यूड जहां इंटरसेक्ट करता है दूसरे को वो ऑर्थो सेंटर हो गया, और मीडियन जहां इंटरसेक्ट करता है वो क्या हो जाता है, सेंट्रॉइड। अब एक और टर्म है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आप किसी एक साइड को प्रोड्यूस करते हो, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट। अगर हम ये ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल की किसी भी साइड को, मान लो कि ABC अगर हम ट्रायंगल लिए, BC को प्रोड्यूस किए, कहां तक, D तक, ठीक है ना। किसी को भी कर सकते हो, BA को करोगे तो BA से इधर चला जाएगा। अगर मान लीजिए हम CB इसको करते हैं, AB को करते हैं तो इस तरफ चला गया। तो किसी भी ट्रायंगल के किसी अगर साइड को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो यहाँ आप देखो, अगर हम ये ले ली कि BC को प्रोड्यूस किया अप टू D, तो यहाँ देखें कि यहाँ एक एंगल बना, तो जो ट्रायंगल के बाहर एंगल बनता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल का रिलेशन इस ट्रायंगल के एंगल से क्या होता है, तो आप ये देखो कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस ABC, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखें, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका अपोजिट, इसके बगल वाला नहीं स्टूडेंट, इसके अपोजिट, यानी ये और ये, इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल होगा। सेम कंडीशन में अगर आप इसको प्रोड्यूस किए तो ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि एक्सटीरियर एंगल का रिलेशन क्या होता है। तो आप जब देखो कि एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट जो दो एंगल है उसके सम के इक्वल होता है, तो ऑब्वियसली किसी एक से अगर आप कंपेयर करोगे तो उससे ग्रेटर होगा। ये भी कहीं आपको किसी चैप्टर में यूज करने के लिए मिलेगा, तो हम आपको बता दिए कि जब दो के सम के इक्वल है, भी कॉमन सेंस की बात है कि दो को ऐड करने के इसके इक्वल है, तो किसी एक से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ओके, अब हम देखने जाते हैं, ये तो हो गया टर्म सब समझ गए। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंसी पे, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे ट्रायंगल से कैसे, ट्रायंगल तो समझ गए। अब यहाँ पर आपका जो ये है कॉन्ग्रुएंसी, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
अब यहाँ देखिए कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसको कहते हैं। तो आप यहाँ देखो, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इफ ऑन प्लेसिंग वन ओवर द अदर दे एग्जैक्टली कोइंसाइड। इसका मतलब हुआ कि टू ऐसा फिगर, जैसे यहाँ ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का ही होना होगा, लेकिन एग्जैक्टली कोइंसाइड का क्या मतलब है। जैसे आप ये देखो कि ये हमारा ऐसे, आप देखो कि अगर आप ऐसे करते हो एग्जैक्टली फिट हुआ है ना, आप देखो तो दोनों सेम टाइप का चीज है, तो एग्जैक्टली कोइंसाइड होता है तभी होता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखें कि जो प्लेसिंग वन ओवर, मैंने ओवरलैप किया जाए दो फिगर को, और ओवरलैप करेंगे यानी उसका जो एंगल है, जो साइड है, वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, इक्वल मेजरमेंट का होना चाहिए, तभी वो फिगर हो जाता है कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ जब हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे इसको ट्रायंगल से ही समझो कि अगर एक ट्रायंगल हम ले लिए ABC, दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं DEF, ये टू एक जैसा फिगर है, लेकिन एक जैसा फिगर होने से स्टूडेंट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा, है ना। तो आप देखें कि जब इक्वल मेजरमेंट का होगा एंगल और साइड तभी होगा। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इसको लेके दिखाई कि एग्जैक्टली ओवरलैप किए तो बिल्कुल सेम सेम हो गया, है ना। तो यहाँ भी आप देखो कि अगर A है तो A एंगल D के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और B एंगल जो है वो E के इक्वल होना चाहिए, और C एंगल हमारा F के इक्वल होना चाहिए। और सेम कंडीशन में AB इसके इक्वल, BC इसके इक्वल, और AC जो है वो हो जाएगा DF के इक्वल। तो इस टाइप का फिगर होगा। तो आप इमेजिन करो, खुद से सोचो कि अगर इस फिगर को उठा के आप इस पे डालोगे तो अगर ये 30 है, ये 30 है, दोनों सेम मेजरमेंट का है, सेम कंडीशन, B इसके इक्वल और C इसके इक्वल, तो इसके ऊपर आप जब इसको रखोगे, ओवरलैप करोगे, तो आपको क्या लगेगा, बिल्कुल देखोगे तो दोनों तरफ से सेम लगेगा। तो यही होता है कॉन्ग्रुएंसी, है ना। यानी कॉन्ग्रुएंसी के लिए दो फिगर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसका जो साइड है, साइड का जो लेंथ है और एंगल का जो मेजरमेंट है वो सेम होना चाहिए। तो ये तो हम समझ गए कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता क्या है। अब कुछ कंडीशन है कि उसको जिसको अगर आप शो करोगे तभी जो है ट्रायंगल होगा कॉन्ग्रुएंट, और तब जाकर के आप उसके हेल्प से कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करोगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग, अब यहाँ एक चीज और बताना चाहेंगे स्टूडेंट कि यहाँ आप देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। तो जो एंगल इक्वल होगा ना, जैसे यहाँ आप देखो A और D इक्वल है, ध्यान से सुनना, तो जब A और D जब इक्वल है तो A के अपोजिट साइड कौन सा है, BC, और D के अपोजिट साइड कौन सा है, EF। तो यहाँ पर BC और EF ये हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। सेम कंडीशन में अगर आप देखो AC और DF हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्यों भाई, क्योंकि B और E इक्वल है, तो जब B और E इक्वल है तो B का अपोजिट AC है और E के अपोजिट DF है, तो ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो आप ये देखिए कि अगर एंगल इक्वल होता है तो उसका अपोजिट साइड्स जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाता है। तो सेम कंडीशन में आप देखो कि अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना होगा तो जो साइड इक्वल होता है उसका अपोजिट वाला एंगल इक्वल होता है। जैसे आप देखो AB और DE इक्वल है, इक्वल साइड है। आप देखो ये जो सिंबल हम डाले इसका मतलब है कि ये दोनों DE और AB इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल कौन होगा, AB के अपोजिट आप सीधा देखो कौन है, C, DF के अपोजिट, DE के अपोजिट कौन है, F। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो जाएगा, C इज इक्वल टू F। तो आपको यही चीज है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं पूरा चैप्टर बना देते हैं CPCTC कर करके, है ना, वो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उनको यही पता नहीं होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे, तो अब ये समझ में आ गया होगा कि जो एंगल इक्वल होता है उसका अपोजिट साइड्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहते हैं, और अगर आपको साइड इक्वल पता है तो उसका अपोजिट एंगल जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। अब इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर लिख सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन यहाँ भी एक चीज, बहुत बारीक चीज है, बहुत बेसिक चीज है, जो स्टूडेंट नहीं समझते वो हम बता रहे हैं, इसको देखिएगा। अगर हम लिखें कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है। कैसे, आप देखो A इक्वल है D का, तो देखो फर्स्ट लेटर A है तो फर्स्ट लेटर हम D लिखे, फिर लिखे हैं B, तो B किसके इक्वल है, E का, तो यहाँ ये हो गया हमारा, देख लीजिए कि B अगर बीच में है तो E भी मिडिल टर्म में लिखे हैं, बीच में ही लिखे हैं।
फिर सी हमारा देखो लास्ट में है तो एफ हमारा लास्ट में है। यानी हम क्या देखें कि जो एंगल जिसके इक्वल होता है उस लेटर को वैसे ही अरेंज करके लिखा जाता है, तभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है ना। यानी कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो आपको अरेंज करके लिखना चाहिए। अगर इसी चीज को आप अगर ऐसे लिख देते हो, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई डी एफ, तो ये प्रोसेस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो लेटर को अरेंज करके आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी समझ गए और कैसे लिखना चाहिए वो भी समझ गए। तो ये तो था अभी कि कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ है ना, कॉन्ग्रुएंसी कहते किसको है। अब आते हैं जो कंडीशन है उसको समझे, है ना। कंडीशन कौन कौन सा होता है कॉन्ग्रुएंट का वो देख लें। कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ओके। अब कौन कौन सा कंडीशन होता है जिसको हम शो करेंगे तब हमारा जो क्वेश्चन है जो प्रूविंग है वो बनेगा। तो यहाँ देखिए जो फर्स्ट हम लेते हैं, अगर दो ट्रायंगल ले लिए, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि पहले हम ले लेते हैं, अगर ये साइड इसके इक्वल है ना, ए बी और डी एफ दोनों का जो मेजरमेंट है, अगर ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 5 ही सेंटीमीटर का होगा। अगर ये बी सी इज इक्वल टू ई एफ, है ना, सेम मेजरमेंट का होना चाहिए। एंड बी इज इक्वल टू एंगल ई, है ना, बी और ई। तो यहाँ हम क्या देखें कि टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, ए बी और बी सी टू साइड्स एंड इंक्लूडेड, दोनों के बीच का ध्यान दीजिएगा, जो दो हम साइड लिए हैं उनके बीच का एंगल है। तो टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू two sides and included angles of other triangles, then triangles are congruent by SAS, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखें कि अगर SAS हम करने जा रहे हैं कि बाय SAS, इस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये तभी पॉसिबल है कि टू साइड्स हो और इंक्लूडेड एंगल हो। तो टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल of one triangles are equal to two corresponding side and included angle, मतलब अगर ये 60 है तो ये भी 60, ये 5 है तो ये भी 5 और ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर। ये होता है corresponding एंगल और साइड। तो अगर ऐसा कंडीशन दिखेगा कि दो साइड के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, है ना, तभी SAS होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हम देंगे जब ये कंडीशन आप शो कर दो तो कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है वो हम सब आगे बताएंगे। अभी बस कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि जो कंडीशन है कॉन्ग्रुएंसी का वो क्या क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन आपका क्लियर हो गया कि SAS। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में भी जब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल से ही रिलेटेड है, तो सारा में ट्रायंगल से ही आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ देखो फिर से हम ले लिए ABC, ट्रायंगल का नाम आप दूसरा कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, DEF। अब यहाँ देखेंगे कि अगर ये लें कि वन एंगल ये A और D इक्वल, ठीक है, और यहाँ ले लिए कि B और E इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो कि टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड, यानी कि दो एंगल के बीच में है वो साइड। यहाँ क्या था कि दो साइड के बीच का एंगल था, है ना, तो साइड एंगल एंड साइड, इसलिए हम बोले SAS। यहाँ पर देखो कि टू एंगल्स के बीच वाला लाइन, है ना, टू एंगल्स इंक्लूडेड साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड इंक्लूडेड साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, देन ट्रायंगल्स आर congruent by angle side angle, यानी ASA, है ना। तो ये कौन सा कंडीशन हो जाएगा, ASA, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। ये बहुत इजी चीज है, बस ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट को, बहुत आसान हो जाएगा ये चैप्टर आपके लिए। तो दो कंडीशन देखें, और भी कंडीशन है उसको देखें, तीसरा वाला देखें। हम ABC ही लेकर के सारे ट्रायंगल को बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए दो ट्रायंगल सीख लिए। अब यहाँ देखते हैं कि AB
DE के इक्वल, BC EF के इक्वल और AC DF के इक्वल, है ना। तो यहाँ देखिए कि three sides of one triangles are three corresponding sides of other triangles are equal, then triangles are congruent by SSS, यानी साइड साइड एंड साइड। तो आप देखो AB DE के इक्वल, BC हो गया EF के इक्वल और AC हो गया DF के इक्वल। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि मेजरमेंट सेम, ठीक है ना, तो अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ये हो जाएगा बाय SSS कंडीशन। अब इसको यूज कैसे करना है वो सब हम आगे बताएंगे, बस अभी बता रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन क्या क्या होता है, ठीक है। अब आपके पास आ जाए, ये हो गया हमारा एस ए हो गया। अब एस, अब चौथा हम फोर्थ वाला लेते हैं। इसको देखिए फोर्थ वाले में क्या है, ABC DEF, ये हो गया इसके इक्वल, ये हो गया इसके इक्वल और ये हो गया इसके इक्वल। अब देखो यहाँ पर अभी उम्मीद है एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा कि A इसके इक्वल, ये हो गया इसके इक्वल और BC हो गया EF के इक्वल। BC साइड है ना, एंगल और साइड में बहुत डिफरेंसेस होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ एंगल हो गया A D के इक्वल, यहाँ B हो गया एंगल E के इक्वल और ये साइड BC हो गया EF के इक्वल। तो आप खुद देख सकते हो एंगल एंगल एंड साइड, एंगल एंगल एंड साइड, है ना। और जो सेम टाइप का जो सिंबल है वो सेम मेजरमेंट को शो करता है। तो आपका एंगल एंगल साइड हो गया। तो अगर आप इस चीज को शो करोगे अपने क्वेश्चन में तो इसको लिखोगे बाय एंगल एंगल एंड साइड। तो यहाँ आप देखो, यहाँ पर क्या था, किए थे ASA, यानी दो एंगल के बीच का साइड है, वो जो आपका एब्रिविएशन है इसी से समझ में आ जा रहा है। और यहाँ पर है एंगल एंगल एंड साइड, यानी कि दो साइड के, दो एंगल के बाद है साइड, है ना। तो ये हमारा 4 कंडीशन है। एक कंडीशन और है RHS, तो उसको देखा जाए RHS क्या होता है। अब देखिए टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसका कंडीशन समझ लीजिए। अगर ABC और DEF, यहां आप देखो ये राइट एंगल, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट कब होगा और कैसे होगा। तो राइट एंगल है तो ये आपको दिख रहा है कि B अगर यहाँ राइट है तो A भी राइट है। और एक चीज आप नोटिस किए हैं कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए 3 टर्म्स होना जरूरी है। अभी तक जो भी 4 कंडीशन बताए वो सब में आप देखिए 3 कंडीशन है ना, इसमें भी तो इसमें भी 3 कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ आप देखो कि B और E हो गया इक्वल, है ना। लेकिन और एक चीज और कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो हाइपोटेन्यूस है AC और DF ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर इसका मेजरमेंट 10 है AC का तो DF का भी 10 ही सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी बोलेंगे कि जो दोनों का हाइपोटेन्यूस है वो इक्वल है। अब हाइपोटेन्यूस कहते किसको है, तो राइट एंगल के अपोजिट साइड्स को। ये क्लियर है। अब यहाँ देखिए एक राइट एंगल मिल गया और एक हाइपोटेन्यूस मिल गया। अब इसमें से एक साइड होना चाहिए। तो एक साइड मान लीजिए अगर हम इसको ले लेते हैं तो ये वाला होगा, है ना। तो आप देखो कि अगर ये मान लो 5 है तो ये भी 5 है। तो RHS बाय RHS, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूस और S फॉर साइड जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होता है। तो राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेन्यूस हो गया और वन साइड AB DE के इक्वल हो सकता है, AB EF के भी इक्वल हो सकता था। तो वैसे कंडीशन में हो जाता है RHS। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जहां भी देखते हैं ना राइट एंगल तो समझते हैं कि वो RHS ही है, कोई जरूरी नहीं है। जब भी आप देखोगे कि राइट एंगल आपके सामने है तो आप तुरंत ये चेक करो कि जो राइट एंगल के अपोजिट साइड यानी कि हाइपोटेन्यूस इक्वल है कि नहीं। अगर वो होगा और एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा तभी RHS होगा। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि राइट एंगल है तो RHS ही होगा, हो सकता है वो SAS हो, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो एक कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रियल समझ गए, है ना। अब आते हैं कि जो अभी जितना तक हम कॉन्सेप्ट समझे उस कॉन्सेप्ट को हम यूज कैसे करेंगे, अब उसको देखेंगे, है ना। एक एक करके देखेंगे प्रूविंग क्या है। अब यहाँ जो कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन सब समझे, अब उसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे उसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब यहाँ देखिए कि क्वेश्चन है कि इन दिस फिगर P is the mid point,
P is the midpoint of chord AB so that OP is perpendicular of AB, है ना। अब इसको कैसे बनाना है जिससे आपका कोई भी एग्जामिनर आपका मार्क्स नहीं काटे, फुल मार्क्स दे, उसको हम एक एक चीज को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ से होता है सॉल्यूशन, आप इसको देखें और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आप लोगों को भी लिखना है। इसको फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसलिए एक एक चीज को लिख के बताऊंगी। तो पहले आप क्या करो कि फिगर बना लो। फिगर इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पहले आप कर लो। ये सेंटर है ओ पी। अब यहाँ देखें P इज द मिड पॉइंट दिया हुआ था, तो अभी मैं एक्सप्लेन भी की थी, जब P मिड पॉइंट है यानी AP और PB दोनों हो गया इक्वल। आपको प्रूफ कर दो, पहले आप लिखोगे गिवन, फर्स्ट कंडीशन गिवन में आप लिखोगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, मिड पॉइंट हो गया। गिवन के बाद आप लिखो अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो तो उसको आप लिखोगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या है आप देखो, तो पहले प्रूफ दैट लिखो। प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दैट भी लिख सकते हो या फिर लिखोगे टू प्रूफ। तो प्रूफ क्या करना है कि OP इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है स्टूडेंट, यहाँ लिखा है ना OP इज परपेंडिकुलर टू AB, तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो पूरा लिखो कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, है ना। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि OPA इज इक्वल टू OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। जहाँ भी एंगल अगर कोई लाइन बनाता है, कोई स्ट्रेट लाइन, उसके बेस अपोज यहाँ बेस पे, तो परपेंडिकुलर लाइन को ही बोला जाता है, परपेंडिकुलर को ही लिखा जाता है 90 डिग्री एल्टीट्यूड, जो कि अभी आपको मैं बताई थी। तो यहाँ देखो प्रूफ दैट OP परपेंडिकुलर ऑन AB। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो आप देखो जब तक ट्रायंगल की नहीं बनेगा तब तक तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि कन्वर्जेंसी है। तो आप पहले ट्रायंगल बना लो। आपको क्या लाना है OP, तो यहाँ आप इसको ज्वाइन करो, इसको भी ज्वाइन करो, ये हम कर दिए ज्वाइन। तो यहाँ आप देखो कि OAP एक ट्रायंगल बना और OPB दूसरा ट्रायंगल बना, तो टू ट्रायंगल मिल गया हमको। अब इन्हीं दोनों को हम कंडीशन शो करके कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए कि अब पहले आप कंस्ट्रक्शन लिखो, क्योंकि खुद से ज्वाइन किए हो। तो कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, ज्वाइन OA एंड OB, ज्वाइन OA एंड OB, है ना, दोनों को ज्वाइन कर दिए। अब ज्वाइन जब किए तो अब ट्रायंगल बना है। अब लिखते हैं प्रूफ, है ना। प्रूफ मतलब क्या, सॉल्यूशन। अब आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ये जो कंडीशन है, ये प्रूविंग, जब भी आप कोई भी चैप्टर बना रहे हो और प्रूविंग अगर बनाना है तो उसमें ये टर्म सब लिखना जरूरी होता है, गिवन, प्रूफ दैट और प्रूफ। और अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो अब प्रूफ क्या है, तो आप पहले क्या करोगे कि ट्रायंगल का नाम लिखोगे। तो इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, इन दोनों ट्रायंगल को लिए, जैसे इंट्रोडक्शन होता है ना किसी चीज का, आप अपना बायोडाटा देते हो तो उसमें अपना नाम लिखते हो। सेम कंडीशन में जिस ट्रायंगल को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं उस ट्रायंगल का नाम मेंशन करना होता है। तो हम ले लिए OAP और एक ले लिए OBP, है ना। अब इसमें और आपको ये भी पता है कि कन्वर्जेंसी के लिए 3 टर्म्स चाहिए, तो 3 टर्म्स को अब आप ढूंढिए क्या क्या है। तो और जिस ट्रायंगल का नाम आप पहले लिखोगे ना, उसी का एंगल और साइड पहले लिखना। यानी OAP अगर हम पहले लिखे हैं तो OAP का ही साइड और एंगल को पहले लिखेंगे और बाद वाले ट्रायंगल का बाद में। अब यहाँ देखो कि क्या क्या है, तो अभी लिखेंगे AP इज इक्वल टू PB। AP और PB दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे P इज द मिड पॉइंट, या फिर गिवन भी लिख सकते हैं, है ना। ऊपर में गिवन मेंशन कर दिए हैं तो आप डायरेक्ट लिख दो गिवन। अब यहाँ पर एक और कंडीशन क्या होगा, देखो तो OP इक्वल OP। OP इक्वल OP क्यों लिखे, आप यहाँ से भी देख सकते हो, OP इसमें भी है और OP इसमें भी है, यानी OP वो साइड है जो दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है ना। इसलिए OP इज इक्वल टू OP। रीजन आप क्या दोगे, रीजन देना बहुत जरूरी होता है। रीजन क्या है, कॉमन, है ना। OP जो है कॉमन था। तीसरा कौन सा टर्म है,
क्योंकि जब तक 3 कंडीशन आप शो नहीं करोगे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ही नहीं। तो 2 ही कंडीशन स्टूडेंट आया है। एक और सोचिए कि क्या हो सकता है, तो एक और होगा OA इज इक्वल टू OB। तो एक सर्कल चैप्टर है जो आपको भी 9th क्लास में पढ़ना है, तो उसमें आप देखोगे कि सेंटर से जो भी लाइन आप सरकमफरेंस, ये जो बाउंड्री है तो इसको सरकमफरेंस बोला जाता है। तो सेंटर से आप जितना भी लाइन ड्रॉ करोगे ना सरकमफरेंस पे, जितना भी, ये सब बोला जाता है, इसको बोलते हैं रेडियस, है ना। तो सेंटर से सरकमफरेंस को मिलाने वाला लाइन जो है वो रेडियस कहलाता है, और वो सब इक्वल होता है। वो OA हो, OB हो, चाहे इधर डाल दे OC हो, OD हो, जो भी आप करोगे। तो यहाँ पर दोनों रेडियस है एक ही ट्रायंगल का, एक ही सर्कल का, इसलिए इक्वल होगा। तो इसका रीजन क्या दोगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, है ना, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो यहाँ हो गया। अब आप खुद सोचो कि सब तो साइड है, इसमें एंगल कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ देखें कि AP PB के इक्वल है, OA OB के इक्वल है, और OP OP दोनों में है। यानी जो भी हम रिलेशन यहाँ शो किए हैं वो एक ट्रायंगल का 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है। तो ये क्या हो गया, तो ये कंडीशन कौन सा हो जाएगा, SSS। ओके, तो यहाँ पर आप आ जाओ, देयरफॉर ट्रायंगल क्या ले लो मैं, OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP, है ना। दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और कंडीशन आप क्या लिखोगे, बाय SSS। अब आप देखो कि जब हम लिखे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट करने से फायदा क्या होगा। अब आप ये सोचोगे कि फायदा क्या होगा, आपको क्या लाना था, लाना है प्रूफ करना है कि OP परपेंडिकुलर AB है, यानी कि यहाँ 90 शो करना है, और यहाँ भी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो यहाँ लिखे है ना, इसको आप ऐसे समझो कि एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। अगर ये आप शो कर देते हो कि दोनों, ये इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों 90 है, तो यही होता है परपेंडिकुलर। तो ये कैसे होगा, ये तो कॉन्ग्रुएंट किए। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो वो इक्वल हो जाता है। तो जिसको बोलते हैं ना CPCTC, है ना। तो CPCTC का मतलब क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, है ना। तो यहाँ आप लिखोगे इक्वल होगा, 90 डिग्री नहीं होगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, बस कॉन्ग्रुएंट किया तो इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हो कि एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, है ना, बाय CPCTC। ये एक शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल। तो यहाँ आप देखो कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था तो ये दोनों हो गया एंगल इक्वल, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, प्रूफ करना है कि 90 डिग्री है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बट एंगल OPA, जिस एंगल को शो करना होता है उसको बीच में लिखा जाता है। यानी कि हम अगर ये शो कर रहे हैं कि ये एंगल और इसको शो कर रहे हैं ये एंगल, तो OPA प्लस OPB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों होगा, लीनियर पेयर। हम लोग को पता है कि स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल जो है वो होता है 180 डिग्री का। तो आप लिख सकते हो स्ट्रेट लाइन एंगल, या फिर लिख सकते हो लीनियर पेयर। लीनियर पेयर दोनों सेम चीज है, आप दोनों में से कोई भी रीजन लिख सकते हो कि ये दो, देख रहे हो AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो AB स्ट्रेट लाइन है और OP इस पर एक लाइन है, तो दोनों बना हुआ है, तो स्ट्रेट ही लाइन पे ना बना हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन एंगल या फिर लीनियर पेयर। तो दोनों मिला के हो गया 180 डिग्री। और अभी मैं आपको प्रूफ कर चुकी हूँ कि दोनों है इक्वल, ये दोनों इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल है तो इसको जब 180 का जब हम दो पार्ट करेंगे हाफ हाफ, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका बनाने का दो तरीका है। अगर हम दोनों को लेट कर लिए x, तो एक x यहाँ और एक x यहाँ, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/2 यानी 90 डिग्री। तो एक तरीका वो भी है जो आप लिख सकते हो, और नहीं तो जब ये इक्वल है ही तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, OPA इज इक्वल टू OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री और दोनों है इक्वल, यानी दोनों किसके इक्वल हो गया 90 डिग्री का। हेंस OP इज perpendicular of AB। प्रूव्ड, है ना।
तो यहाँ हम बताएं, एक एक चीज आपको इसलिए बताएं कि आप जब पढ़ रहे हो तो कहीं भी लिखने लिखने का तरीका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट समझ गए, आपको लिखने भी आ गया कि हाँ कैसे कैसे इक्वल करेंगे, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाता है, या फिर अगर टीचर देखेंगे कि बहुत रफ लिखा हुआ है, ढंग से नहीं लिखा हुआ है, तो नंबर पूरा कट जाएगा। तो इसलिए लिखने का तरीके पे आप ध्यान दोगे। गिव एंड प्रूव दैट प्रूफ, कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करने से सिर्फ इक्वल होता है, 90 नहीं होता है, तो फिर हमें ये हेल्प लेना पड़ा। ठीक है, तो ये था कि कॉन्ग्रुएंसी हम यूज कैसे किए, और ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है जिसको हम आपको आगे